આરબીઆઈ દ્વારા એક અહેવાલ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે અને અહેવાલના કારણે ભારત દેશ એ બેંક કૌભાંડોનું જાણે હબ બની ગયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે આ અહેવાલમાં ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ થયો છે। છેલ્લા 7 વર્ષની અંદર ભારતમાં કુલ 5 લાખ કરોડનો ફ્રોડ કરવામાં આવ્યો છે। બેંક કૌભાંડોથી ભારતને દરરોજ રૂપિયા 100 કરોડનો ફટકો પડી રહ્યો છે, તો 5 રાજ્યોમાં 2 લાખ કરોડથી વધુના બેંક કૌભાંડ થયા છે। કોર્પોરેટ ફ્રોડમાં જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો આગળ છે। કઈ રીતે આખું બેંક ફ્રોડ થાય છે જો તેના આપણે જણાવીએ તો ગેરંટી વિના કરોડોની લોન મંજૂર કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ જેણે લોન લીધી હોય તે લોન ભરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, પછી તે અન્ય રાજ્યમાં કે પછી વિદેશમાં ભાગી જાય છે અને તે લોન ભરપાઈ કરતા નથી। ખોટા દસ્તાવેજ કરાય છે અને લોન લેવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તે ભરવામાં નથી આવતી। हमारी साथे दिल्ली थी अजय यादव हमारा संवाददाता जुड़ाई गया है। अजय, एक तरफ भारत देश का अर्थतंत्र अभी कहा जाए तो बहुत ही कमजोर है, उसके बीच आरबीआई का ये अहवाल जो प्रसिद्ध हुआ है उसमें से लग रहा है कि कई लोग लोन लेते हैं बैंक से लेकिन वो भरपाई नहीं करते हैं और इसी तरह भारत का जो अर्थतंत्र है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे आरबीआई की तरफ से जो खुलासा किया गया है उससे कई बातों के संकेत मिलते हैं। पहला संकेत तो यही है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और इस सरकार में भी घोटाले को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था और माना जा रहा था कि मोदी सरकार के आने के बाद ये घोटाला रुकेगा। तो पहला संकेत यही है कि मोदी सरकार के आने के बाद भी जो बैंक फ्रॉड है उसमें कोई कमी नहीं आई है और लगातार जो घोटाले हैं बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह से अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो जितने ज़्यादा संपन्न राज्य हैं वहां पर सबसे ज़्यादा बैंक घोटाले के केसेज आए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जो भी बैंक फ्रॉड हुआ है उसका 50% हिस्सा अकेले घोटाले के रूप में महाराष्ट्र से आता है। दूसरे नंबर पे दिल्ली है और इसी तरह से गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये तीनों जो राज्य हैं भारत के संपन्न राज्य हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि 83% जो केसेस हैं बैंक फ्रॉड के वो यहीं पे आए हुए हैं। कुल देश में 2.5 लाख करोड़ का इन 7 सालों में घोटाला एक तरह से हुआ है, जो पैसे या तो चुकाए गए नहीं हैं या जो जिन्होंने बैंक फ्रॉड किया है वो देश से बाहर भाग चुके हैं। तो 2.5 लाख करोड़ में अकेले 2 लाख करोड़ का जो घाटा है या कह सकते हैं फ्रॉड है वो अकेले इन्हीं 5 राज्यों से आता है, जो कि 2.5 लाख में 83% के करीब बैठता है। और इसी तरह से अगर बात करें तो एक संकेत जरूर मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने के बाद जहां 15-16 में करीब 67 लाख करोड़ से ज़्यादा का घोटाला बैंक फ्रॉड के रूप में सामने आया था, वहीं पर 16-17 में करीब 59,000 करोड़ से ज़्यादा का बैंक फ्रॉड का मामला आया था। उसके अगले 2 साल में करीब 45,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड का मामला आया था और उसके अगले साल में 25,000 करोड़ का, फिर 15,000 करोड़ का और रिसेंट ईयर में बात करें तो पिछले 6-7 महीने में 8 महीने में करीब 700 करोड़ के करीब घोटाले हुए हैं। तो एक बात तो ये जरूर संकेत मिलता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तब घोटाले के रूप में या बैंक फ्रॉड के रूप में सबसे ज़्यादा 67,000 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा आया था, लेकिन अभी फिलहाल ये आंकड़ा पर ईयर के हिसाब से घटता हुआ नजर आ रहा है। तो एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद जो हर साल बैंक घोटाले के रूप में 100 करोड़ पर डे की जो चपत भारत को लग रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई है, क्योंकि अगर रिसेंट ईयर की बात करें तो करीब 700 करोड़ से ज़्यादा के घोटाला है। तो एक तरह से ये बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि जो जितने ज़्यादा संपन्न राज्य हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं और उसको अभी भी जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, लेकिन लगता है कि ये अहवाल के बाद, क्योंकि भले ही 7 सालों के अंदर हर एक साल में हर एक महीने में ये बैंक घोटालों की जो रकम है वो कम हो रही है, क्योंकि बैंक फ्रॉड में और बैंक जब लोन देती है तब पूरे जो प्रूफ होते हैं वो चेक कर रही है या देखा जाए तो गारंटी भी ले रही है। अगर कोई लोन ले रहा है तो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज जो है वो फ्रॉड कर रही है। लगता है कि आरबीआई के इस अहवाल के आने के बाद भारत की जो इकोनॉमिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जिस कंपनी ने या जिस व्यक्ति ने बैंकों के साथ फ्रॉड किया है, केंद्र सरकार के द्वारा एक कोई टीम बना के उनके सामने कोई कार्यवाही की जा सकती है।
देखिए, निश्चित तौर पे भारत सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है, विजय माल्या का केस आपको अच्छी तरह से याद है। भारत सरकार ये कह रही है कि उसको भारत लाया जाएगा और जो पैसा है उसको वसूला जाएगा, नीलामी की जाएगी। तमाम सारे प्रयासों के बावजूद विजय माल्या अभी भी भारत नहीं आ पाया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वो केस लड़ रहा है। और ये सारे जो अगर बैंक फ्रॉड की अगर बात करें तो होता सिर्फ इसीलिए है कि जितनी सारी कंपनियां चल रही हैं, भारत सरकार की तरफ से भी कोशिश होती है कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ बेहतर होगा तो उसका फायदा कहीं ना कहीं देश को मिलेगा और आम पब्लिक को भी मिलेगा। लेकिन इसी का फायदा उठा करके जितने भी जो कॉरपोरेट घराने हैं, चूंकि उनका एक क्रेडिट इमेज होती है, उसी का फायदा उठा करके वो लोन लेते हैं। और कोई भी बैंक अगर लोन लेने पे मना नहीं कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक का भी इसमें फायदा होता है। लेकिन उल्टे परिणाम देखने में ये आता है कि अपने ही क्रेडिट के नाम पर जब ये पैसा उगाही करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक साजिश होती है, और जब बड़ा बर्डन हो जाता है तो ये पैसा नहीं चुकाते हैं और फिर कहीं ना कहीं वेब चाहते हैं, और जब वेब नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये पैसा लेकर के ये भाग जाते हैं। तो एक तरह से पूरे देश को, न सिर्फ जो टैक्स पेयर हैं उनको, सभी लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और नुकसान इतना कि प्रतिदिन 100 करोड़ का घाटा कहीं ना कहीं भारत उठा रहा है। और ये घाटा अब फिलहाल कह सकते हैं कि थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पहले ये घाटा बहुत ज्यादा था। एक ही साल में अगर 2015 और 16 की अगर बात करें तो 67,000 करोड़ से ज्यादा के बैंक फ्रॉड हुए थे, और अब ये संख्या काफी कम हुई है। बिल्कुल, इसकी अर्थतंत्र पे कैसी असर पड़ सकती है, केवी असर થઈ શકે છે? સિદ્ધાર્થભાઈ ભટ્ટ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે કે જો આર્થિક વિશ્લેષક છે। સિદ્ધાર્થભાઈ, સંદેશ વિશ્લેષણમાં આપનું સ્વાગત છે। આ બધા આંકડા જોઈને મધ્યમ વર્ગને તો એવું જ થાય કે અમે કદાચ બેંકનો એક ઘરનો હફતો ચૂકી જઈએ, જો વાહનનો હફતો ચૂકી જઈએ, ક્રેડિટ કાર્ડનું જો બિલ ન ભરી શકીએ તો બેંકના લોકો આપણા ઘરે આવી જાય છે, અને મોટા મોટા કોર્પોરેટ લોકો કે જે નામચીન છે એ લોકો વિદેશ ભાગી જાય છે અને સરકાર કંઈ જ કરતી નથી। સામાન્ય માણસના મનમાં આ જ પ્રશ્ન આવે, આનાથી અર્થતંત્રને કેટલું નુકસાન થાય? આંકડાકીય માહિતી જે સામે આવી છે। કોઈ ટેકનિકલ કારણોસર સિદ્ધાર્થભાઈનો અવાજ નથી આવી રહ્યો, પરંતુ કઈ બેંકમાં સૌથી વધારે ફ્રોડ થયા છે આપણે જણાવી દઈએ। એસબીઆઈમાં, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકમાં, એચડીએફસીમાં, આ તમામ 3 બેંક એવી છે કે જેમાં સૌથી વધારે ફ્રોડ થયા છે। બિલકુલ વર્ષના અંતે, વર્ષ જ્યારે બદલાય છે અને જેમ જેમ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે તેમ તેમ આ ફ્રોડની સંખ્યા વધી રહી છે, કારણ કે કાયદા વધુ કડક બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। સિદ્ધાર્થભાઈ, જણાવશો? હવે તાજેતરનો એક દાખલો આપીએ તો હમણાં જ નાના અને મધ્યમ વર્ગના જે એમએસએમઈ યુનિટો છે એ લોકો બેંકમાં લોન લેવા ગયા કે સાહેબ અમને અમારા જે મોંઘવારી વધી છે તો એ વર્કિંગ કેપિટલની લોન આપો, અને જરૂરિયાત ફક્ત 5 લાખની હતી। તો એમની પાસે એટલા બધા કાગળિયા માંગવામાં આવ્યા કે જેમણે એમની ક્ષમતા જ ના હોય, કેપેસિટી જ ના હોય, અને જ્યારે એમ કહેવામાં આવે સાહેબ હવે લોન અપ્રૂવ કરશો કે નહીં, તો કે અમારે ક્રેડિટ કંટ્રોલ એજન્સી છે ને એ મૂલ્યાંકન કરશે। ક્રેડિટ કંટ્રોલ ઓથોરિટી એટલે કે જે બેલેન્સ શીટનું સર્વેયું જોતા હોય કે નફો થયો છે, નથી થયો, સ્ટોક છે, નથી, તો એ બધા મુદ્દાઓ પર એટલું બધું પીએચડી કરી નાખે છે નાના લોકોનું। અને જ્યારે મોટા કોર્પોરેટ ઉદ્યોગ ગૃહો જ આવે છે તો એમનું વિન્ડો ડ્રેસિંગ કહેવાય કે એટલું સરસ મજાનું ફૂલ ગુલાબી બેલેન્સ શીટ બનાવતા હોય કે એ અપ્રૂવ જ કરી દેતા હોય છે। અને ત્યારે જ એફપીજી શિપયાર્ડનો જ્યારે 10,000 કરોડથી વધારેનો ઘોટાળો નીકળ્યો, કે આપણે જે પણ ભૂતકાળમાં જોઈએ નીરવ મોદી કે વિજય માલ્યાનો કેસ જો, તો એ લોકો ચોપડા ઉપર એટલું રૂડું રૂપાળું પિક્ચર રજૂ કરતા હોય છે, અને એ અધિકારીઓને પણ ખબર હોય છે કે આ બધી બોગસ અને ફર્જી બેલેન્સ શીટો બનેલી છે। તો ક્યાંક ને ક્યાંક એમાં ઉદ્યોગ ગૃહો અને બિલકુલ સિદ્ધાર્થભાઈ, અને જી બિલકુલ આભાર। સંદેશ વિશ્લેષણમાં આપ જોડાયા। તો જે પ્રમાણે આ બેંકો માટે ફ્રોડ કરવામાં આવી રહ્યા છે, હવે સરકાર કે કડક પગલાં લે તે જરૂરી છે।